सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और स्टॉक मार्केट गुज़िश्ता 2 रोज़ से मंदी का शिकार है। आज भी मार्केट में 300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हुई है और जो तेज़ी हम पिछले हफ्तों में देख रहे थे अब वो तेज़ी हमें मार्केट में होती नज़र नहीं आ रही है। इस पर आपको प्रोग्राम में आगे चलकर मज़ीद भी अपडेट देंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड से मुतालिक हमें ये बहुत ही अहम मौजू है और इस पर थोड़ी सी आज प्रोग्राम में बात करनी है। स्टॉक, बॉन्ड्स, मनी मार्केट की जो दस्तावेज़ात हैं और इसी तरह के जो दीगर असासों के मजमूए दर्जा बंदी होती है उसको दरअसल म्यूचुअल फ़ंड कहते हैं। ये म्यूचुअल फ़ंड है क्या, ये काम कैसे करता है, म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी करने के कितने फ़वाइद हो सकते हैं और म्यूचुअल फंड की कितनी अक़साम है, और सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी किस तरह की जाए। ये वो तमाम सवालात हैं जो कि म्यूचुअल फंड से मुतालिक एक आम आदमी के जहन में मौजूद होते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। आरिफ हबीब ग्रुप से नसीम बेग साहब जो कि CEO हैं आरिफ हबीब ग्रुप कंसल्टेंसी के। नसीम बेग साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सर, ये सबसे पहले तो ये बताइएगा ये म्यूचुअल फंड है क्या, ये काम कैसे करता है? एक आम आदमी को अगर बुनियादी तौर पर इस फंड को समझना है या इसमें सरमायाकारी करनी है तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है? जी देखिए, जो आम आदमी है उसके लिए अमूमन तो ये होता है कि वो बैंक में पैसा लगा ले या नेशनल सेविंग स्कीम्स में पैसा लगा ले, लेकिन अगर उससे हटकर कुछ वो बेहतर ज़राए चाहते हैं कि उनको कुछ मज़ीद इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले, और मैं समझता हूँ कि जो हमारी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की सनद है जिसमें अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है जब से पाकिस्तान बना है और इनका मुनाफा भी बढ़ता है, उसमें जब लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो वो एक तो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वो हर एक के लिए समझना ज़रा मुश्किल होता है, फॉलो करना मुश्किल है, किस कंपनी में पैसा लगाएं, कब ना लगाएं। तो म्यूचुअल फंड का जो मैं समझता हूँ बुनियादी चीज़ ये है कि जो छोटे सेवर्स हैं उनके पैसे इकट्ठे करके और जो एक फंड मैनेजमेंट टीम है वो सोच समझ के ऐसी कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट कर देती है जहां उन्हें लगे कि कंपनी में आमदनी में भी और उसकी बिज़नेस में भी ग्रोथ होगी, जिससे फिर जो इन्वेस्टर है उसको फ़ायदा मिले दो सूरतों में कि एक जो डिविडेंड आता है और दूसरा ये कि जो शेयर की वैल्यू बढ़ती है। तो ये म्यूचुअल फंड का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें तमाम छोटे शेयर होल्डर जो इन्वेस्टर्स हैं वो वक्तन पैसा लगा भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं जिस वक्त उनको ज़रूरत पड़े। तो ये तो एक बुनियादी स्ट्रक्चर है जो स्टॉक मार्केट के लिए क्रिएट हुआ। फिर उसके बाद क्योंकि बैंक डिपॉजिट में जब आप पैसा रखें उससे कुछ ज़्यादा निस्बतन आप कमा सकते हो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में, या कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अपने बॉन्ड इशू कर देती हैं, जिसका मतलब ये है कि वो एक लोन का स्ट्रक्चर होता है कि आपने पैसे आज ले लिए किसी से और एक या तो एग्रीड ज़रा सूद होता है जिस पे आप कमाएंगे और फिर आपके पैसे वापस हो जाएंगे, या जो अब शरई तरीके से सुकूक वगैरह की शेप आ गई है जिसमें आप हिस्सेदार हो जाते हैं। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कंपनी के शेयर्स में नहीं होता है, लेकिन आर्जी तौर पे आप पैसा दे रहे हैं। तो फिर इसके भी म्यूचुअल फंड बन गए हैं ताकि आपने अगर उस नौइयत की इन्वेस्टमेंट करनी है जिसमें आपने आर्जी तौर पे पैसा लगाया और जब वापस लेना चाहें ले लिए, उसमें जो आम तौर से स्टॉक मार्केट में शेयर के कीमतों में बढ़ाव और फिर गिर भी जाते हैं, जो बढ़ाव चढ़ाव वो उससे आप ज़रा महफूज हो जाते हो कि इतना प्राइस ऊपर नीचे नहीं जाती है। स्टॉक मार्केट के जो शेयर्स का अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो वो आपको ये सोचना है कि ये मैं लॉन्ग टर्म के लगा रहा हूँ, मतलब 6 साल 8 साल 10 साल 15 साल के रफ्ता आप लगाते जाएं, तो तब तो वो जो डे टू डे प्राइस फ्लक्चुएशन उससे आप महफूज रहते हो। और अगर आपको शॉर्ट टर्म करना होता है तो फिर आप ये जिसको हम फिक्स्ड इनकम फंड्स कहते हैं उसमें लगा लेते हैं, या मनी मार्केट फंड जिसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म के लोनिंग होती है। ठीक है, तो नसीम साहब जो बैंक डिपॉजिट है इसमें तो जाहिर है जो भी प्रॉफिट रेट होता है वो एक फिक्स प्रॉफिट मिलता है, जो एनुअल एक रिटर्न आता है। तो ये म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न होता है वो बैंक डिपॉजिट से ज़्यादा होता है, रिस्क फैक्टर इसमें कम होता है, प्रॉफिट टेकिंग इसमें ज़्यादा होती है?
म्यूचुअल फंड किस नौयत का है उस पर डिपेंड करता है। देखिए, अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हैं जो आगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में या गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स में पैसा लगा रहा है, अगर सिर्फ ट्रेजरी बिल्स में, तो उसमें तो ये होता है कि जितना वो ट्रेजरी बिल पर इस वक्त जो शरह सूद है लगभग 20% है, तो वही कमा के आपको आगे दे देंगे, थोड़ा सा अपना मैनेजमेंट का चार्ज ले लेंगे, तो वो आपको मिल जाएगा। तो एक आपको अंदाज़ा हो सकता है बैंक से मार्केट में जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट चल रहा था उससे, लेकिन वो फिक्स्ड का अमूमन एक गारंटीड नहीं होता है। शॉर्ट टर्म के कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जो वो उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में लेकर पैसा डाल देते हैं और आपको एक अरसे के लिए बता देते हैं कि ये 6 महीने साल तक फिक्स्ड है, तो वो आपको फिक्स भी मिल जाएगा। और जो जाहिर है उसमें रिस्क उस तरह का नहीं है जिस तरह बैंक में आपने पैसे लगाए हैं उसी तरह होता है। फ़र्क सिर्फ जो होता है जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट के फंड में पैसा लगाते हो तो वो चूंकि शेयर्स में लगाया है, अब अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, आपके फंड की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अगर कल मार्केट गिर गई तो वैल्यू गिर भी जाएगी। लेकिन तभी मैं कहता हूँ कि वो जो स्टॉक वाला होता है, अगर आप 10, 15, 20 साल के एक नज़रिए से लगाएंगे तो फिर वो रिस्क नहीं रहता है। ये तो हमने बहुत सी स्टडीज देखी हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान नहीं होता है। तो, हाँ, उसी तौर पे ये म्यूचुअल फंड्स की फिर टोटल कितनी इकसाम है, कितने तरह के ये फंड्स हैं और किस जगह पर पैसा लगाना है ये इन्वेस्टर खुद डिसाइड करता है, उसके पास ये इख्तियार होता है, या फिर जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी है, वो अपनी मर्जी से इन्वेस्टर का पैसा कहीं भी लगा सकते हैं? दोनों चीज़ें हैं। पहली चीज़ के एक तो ये जिस तरह मैंने कहा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट का जो म्यूचुअल फंड होता है शेयर्स में जो लगाया जाता है, दूसरा होता है जो ये डेट सिक्योरिटी जो बॉन्ड वगैरह कराते हैं उसमें लगाया जाता है, और तीसरा होता है जो मनी मार्केट कहते हैं जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल जो तीन महीने के अमूमन में मैच्योर हो जाते हैं, तो उनमें तो बिल्कुल प्राइस में तो ज़ीरो रिस्क होता है, बस जितना उस पीरियड का एक मार्केट है जो प्रॉफिट रेट या इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है वो आपको मिल जाता है। अब हो ये जाता है कि आप अमूमन एज एन इन्वेस्टर डिसाइड करते हो मैंने कहाँ लगाना है, और लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसा भी ऑफर करते हैं कि जी हम एक बैलेंस फंड में या मैनेजमेंट एसेट एलोकेशन फंड में लगा देंगे पैसा, तो जहाँ फिर फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि इस वक्त बेहतरी किस चीज़ में है, वो फिर आप फंड मैनेजर पर छोड़ रहे हैं, वरना आप खुद डिसाइड करते हैं। और उमूमन यही होता है कि ज़्यादा जो इन्वेस्टर है वो डिसाइड करते हैं कि भाई मैंने शेयर्स वाले में लगाना है, बॉन्ड वाले में लगाना है, मनी मार्केट पर लगाना है। तो मैं आपको अंदाज़ा भी दे दूँ, इस वक्त जो लगभग कोई 2 ट्रिलियन रुपया म्यूचुअल फंड्स में लगा हुआ है, जो ओवरऑल बैंकिंग डिपॉजिट का लगभग आप समझ लें जो पूरे मुल्क के बैंकिंग डिपॉजिट्स हैं उसका 8% है। अब आज से 20-25 साल पहले जब मैंने ये काम शुरू किया था, अब तो मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो उस वक्त 2% म्यूचुअल फंड थे और बैंकिंग डिपॉजिट की, तो आज उससे समझें कि 4 गुना हो गया है, क्योंकि इसकी तरफ लोगों का रुझान हुआ है। दूसरा ये है कि जो क्या कहते हैं जिनने हमारे मतलब जो उस वक्त हमने शुरू किया था स्टॉक मार्केट फंड, उसमें जो पैसा लगा तो वो बहुत सेटिस्फाइड है, उनका कोई नुकसान नहीं है, बहुत ही सेफली और बहुत कमाया है उस पर उनने, ठीक है, मार्केट में भी लगाने से ज़्यादा कमाया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम बेग साहब, CEO आरिफ हबीब ग्रुप कंसल्टेंसी हमारे साथ मौजूद है। बड़ी एक सेफ इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टर्स के जहनों में शायद ये बात होती है कि उनका पैसा डूब जाएगा, लेकिन जो बैंक डिपॉजिट है उससे भी बेहतर ये है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए और एक बेहतरीन और मुनासिब मुनाफा हासिल किया जाए। अब आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $35 करोड़ फंड्स की मंजूरी दी है और इदारा जाती इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए रकम ये फराहम की जाएगी। इदारा जाती इस्लाहात पर पाकिस्तान की हिकमत अमली से इत्तेफाक कर लिया गया है। अब दूसरी तरफ IMF का ये भी कहना है कि आमदनी पर टैक्स बढ़ाने के लिए नहीं कहा और ना ही पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का मुतालबा किया। जो पाकिस्तान की खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने कारोबार और सरमायाकार दोस्त वीज़ा सर्विस का भी आगाज़ किया है, जिसका मकसद माली सरमायाकारी के जरिए मुल्क में काम करने के ख्वाहिशमंद बैनुल-अक़वामी कारोबारी अफराद की सहूलत फराहम करना है। ये क्या सूरत हाल है, इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट आप देखिए, फिर हम बात करते हैं।
एहसन मेहनती साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आरिफ हबीब ग्रुप के CEO हैं, MD हैं। बहुत शुक्रिया एहसन मेहनती साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो 24 घंटे के अंदर अंदर सफरी इजाज़तनामे मिल रहे हैं, ये जो एक ज़बरदस्त वीज़ा सर्विस का आगाज़ किया गया है, ख़ासतौर पर कारोबारी तबके के लिए ये सहूलत फराम की गई है, ये कितनी खुशाइंद पॉलिसी है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आई थिंक कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात बनती है, क्योंकि पाक US रिलेशन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और आई थिंक कि उसके अंदर अगर आप देखें तो ऐसे अनाउंसमेंट्स जो हैं, बिज़नेस प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, आई थिंक कि टूरिज़म प्रमोशन, सारी चीज़ें जो हैं ये जो है इसकी एक्सीलेंस होती है। आई थिंक ये अच्छी डेवलपमेंट है और इसको जो है बिज़नेस प्रमोशन के लिए, और ज़ाहिर है मज़ीद हमारे एक्सपोर्ट नंबर जो हैं हम देखते हैं कि ये यूरोपियन एंड US कंट्रीज़ जो हैं वहीं पे ही हमारी एक्सपोर्ट्स होती हैं। मेजॉरिटी में भी 80% वहीं पर है। GSP प्लस स्टेटस भी हमें यूरोप से मिला हुआ है। तो आई थिंक कि ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी मुस्बत डायरेक्शन में होते हुए नज़र आ रही हैं। और ये पोस्ट मीटअप है, ये जो हम आर्मी चीफ का देखा है, उसके बाद ही अच्छी पेशरफ्त देखी जा रही है। और एहसन साहब, ये हम इस तरह के इक़दाम आमतौर पर देखते हैं, वो कुछ टाइम के लिए, कुछ मखसूस मुद्दत के लिए होते हैं। ये इनकी कंटिन्यूशन कितनी ज़रूरी होती है? अगर ये अमल मुस्तकिल एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के तहत रहे तो आने वाले दिनों में इससे मज़ीद भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। देखिए, पाकिस्तान की 80% जो एक्सपोर्ट्स हैं इन मार्केट्स में जा रही है। तो आई थिंक कि यही मार्केट जो है हमारा फ्यूचर है, यही मार्केट्स हैं जहां पर हम आगे $100 बिलियन की एक्सपोर्ट्स की प्रोजेक्शन कर रहे हैं। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो टाइज हैं US के साथ वो अच्छे हों, बेहतर हों, ताकि हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स बढ़ सकें। और फिर ज़ाहिर है हमारी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, GDP ग्रोथ सारी लिंक्ड अप है, और फिर हमारे लेंडर्स भी वही हैं। तो आई थिंक कि ये एक अच्छी डेवलपमेंट है और ये लॉन्ग टर्म के लिए जो है काफ़ी मुफीद साबित होगी मुल्क के लिए, अगर हमारी रिलेशनशिप उनसे बेहतर रहती है। और ऐसे साहब, इन्हीं मार्केट्स में जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जो दूसरे रीजनल कंट्रीज़ हैं जिनके एक्सपोर्ट नंबर्स भी इस वक्त हमसे ज़्यादा हैं, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, उनको कम्पीट करने के लिए इस तरह के और दीगर किस तरह के इक़दामात की ज़रूरत है, उनको जल्द अज जल्द प्लान किया जाए, उठाया जाए, ताकि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट नंबर्स भी बढ़ सकें? देखिए, बिल्कुल ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो हमारे सिफारतकार हैं, एम्बेसडर्स हैं, हमारे जो मिलिट्री, जिस तरह टाई अप हमने देखा है अभी इस वक्त रिसेंटली, जो हमारी इवन जो ऑल ओवर द वर्ल्ड मिडल ईस्ट क्राइसिस थे उसमें जो हमारा रोल रहा है, आई थिंक वो एक मेजर रीज़न है जो हमें IMF और फिर उसके बाद हमारी कैपिटल मार्केट के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोबारा आई है। ज़ाहिर है वो नवंबर के माह में $30 मिलियन नेट इनफ्लो था और वो मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट US से ही आ रही थी। तो आई थिंक ये चीज़ इंडिकेट करती है कि वहाँ का इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी आता है। MSCI की वहाँ का जो इदारा है, ब्रोकरेजेस हैं, आई थिंक कैपिटल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ओवरऑल FDIs के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमारे टाइज जो हैं वो इम्प्रूव हों, और हमारे इकोनॉमिक नंबर जो है वो इंडिकेटर्स हैं, उनकी पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा रोल है इन रिलेशनशिप्स में। ठीक है। और जब पाकिस्तान और IMF, ज़ाहिर है पाकिस्तान चूँकि IMF के प्रोग्राम में है और आगे भी प्रोग्राम की प्लानिंग कर रहा है, अभी IMF के रिप्रेजेंटेटिव की जानिब से बड़ा ही हौसला अफजा बयान सामने आया कि वो टैक्स में इजाफा नहीं चाहते, वो ये नहीं चाहते कि पेट्रोलियम लेवी में मज़ीद इजाफा हो, इसको यहीं रोका जाए। तो इससे आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन पर भी काबू पाने में मदद मिल सकती है। एक थोड़ा सा एक साई ऑफ रिलीफ इसको कह सकते हैं जो IMF की तरफ से इस वक्त पैगाम आया। जी बिल्कुल, ये एक एक अंडरस्टैंडिंग थी कि डायरेक्ट हिट जो है वो सैलरी क्लास पर लगती है, बट ज़ाहिर है उस पर रद्दअमल लिया गया और आई थिंक उस पर अच्छा ब्रीफ सा आंसर दिया गया कि दे डोंट वांट टू पनिश द मे बी सैलरीड क्लास, और इवेंचुअली दे वांट कि इक्विटी हो, रिच एंड पुअर का डिवाइड जो है कम हो। और फिर जाहिर है उनका फोकस इस पर था कि आगे हमें और भी हेल्प मिले, ना सिर्फ ये कि एम्प्लॉयमेंट नंबर्स हमारे इम्प्रूव हों, बल्कि अब देखें कि $350 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने भी अप्रूव किए हैं आफ्टर IMF का $700 मिलियन जो कि इमिनेंट है, हमें नेक्स्ट मंथ मिलेगा। बट आई थिंक ये सारा जो पर्सपेक्टिव है उनका SIFC की कमिटमेंट्स लेना उन मिडल ईस्ट कंट्रीज से जिन्होंने उन्होंने कोई वर्बल या रिटन तो नहीं हमको चीज़ें दी थी, बट जाहिर है वो SIFC को भी जो है वो प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो उसमें इन ममालिक का रोल है जो IMF के अंदर जिनका जो है वो वसूख है, और ज़ाहिर है US इकॉनमी का काफ़ी ज़्यादा इसमें सपोर्ट देखा गया है। हमने लैंडिंग भी की है, फिर हमारे SIFC के कमिटमेंट्स उन्होंने ला के दिए मिडल ईस्ट कंट्रीज से। आई थिंक कि इसको हमें यही एक रीज़न है कि हमारे रिलेशनशिप बेहतर हो रहे हैं, और आइडियली हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये रिलेशनशिप जो है कैरी हो। और ऐसा हम देखते हैं कि IMF हमेशा ये कहता है पाकिस्तान को कि आप अपना टैक्स नेट बढ़ाएं, लेकिन यहाँ हुकूमत की कोशिश होती है कि वो टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया जाए और सैलरीड पर्सनस पर या बिजनेसमैन पर ही वो पूरा का पूरा दबाव फिर आ जाता है। तो ये क्या लैक ऑफ कम्युनिकेशन होती है कि IMF कहता कुछ और है, हम इम्प्लीमेंट कुछ और करते हैं, पब्लिक तक हम मैसेज कुछ और देते हैं? ये हमेशा इस तरह क्यों होता है कि IMF के रिप्रेजेंटेटिव्स को ही आकर क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है?
देखिए इस वक्त बिल्कुल फुकदान है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की कैरी ओवर होना पोस्ट इलेक्शन ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमारे लेंडर्स के साथ पॉलिटिशियंस बैठ जाएं और फिर जाहिर है हमारे जो लेंडर्स हैं यानी कि IMF है तो उसके साथ बैठ करके डिस्कशन करें कि ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को वो कैरी करेंगे। और बहुत बड़ा चैलेंज है बिकॉज पॉलिटिकल जो है इंटरेस्ट होते हैं और जाहिर जहाँ पर जो है कुछ फेवरेटिज्म होती है। एग्रीकल्चर की तरफ हमने देखा, ट्रेडर्स की तरफ देखा, रिटेलर्स की तरफ देखा कि इससे पहले जो है हमने उनको फेवर्स दी थी। और आई थिंक दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। तो केयरटेकर गवर्नमेंट में एटलीस्ट हमने ये देखा कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ फोकस हुआ। आगे इलेक्शंस के बाद जो है वो जो भी इसको लीड करता है पॉलिटिकल साइड पर उसको हमारे लेंडर के साथ बैठ के उनको असर्शन या सेटिस्फैक्शन देनी पड़ेगी कि ये पॉलिसीज जो है इसका तसलसल रहे और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है वो कैरी हों। इसी की बेसिस पर हमारा लेंडर जो है हमें और टाइम देगा जो $130 बिलियन के हमारे लोन पे ऑफ करने हैं नेक्स्ट 2 to 3 years के अंदर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम हमारी जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है उसको कैरी करें एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम IMF के साथ बैठ करके जो है सारी चीज़ों को जो है जो भी अंडर टैक्सड हैं उनको टैक्स करें। सेक्टर्स को एग्रीकल्चर हो गया या रिटेलर्स हो गए या जो भी मिडलमैन को टैक्स करना है तो ये सारी चीज़ें रुकी हुई हैं अभी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि IMF के साथ बैठ के इसको रिजॉल्व किया जाए पोस्ट इलेक्शन। और ऐसे अब वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो भी $35 करोड़ फंड्स की मंजूरी हुई है, अब ये राइज टू पाकिस्तान प्रोजेक्ट है और एनर्जी क्राइसिस को भी इससे कम करने में मदद मिलेगी। इस तरह के जो टारगेटेड और ये छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं ये कितने ज़रूरी होते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए और ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए? देखिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $7.1 बिलियन रह गया और आई थिंक दिस इज द रीजन कि रुपये की इंस्टेबिलिटी भी जो है अपेरेंटली नजर आती है। अब ये $350 मिलियन का मिलना ये एक बहुत मुस्बत जो है वो स्टेप होगा। आगे बायलैटरल एजेंसीज हैं वो सारी एसोसिएटेड है IMF से और इवन SIFC जो है उसकी सक्सेस IMF से अटैच्ड है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है वो इन सारी चीज़ों को जो है वो अप्रिशिएट करें और फिर इनको लेते हुए हमारे रिलेशनशिप अच्छे हों उन कंट्रीज़ के साथ जो हमें लेंड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और जाहिर है हमारी इन्फ्लेशन अब नहीं होगी चूँकि हम देख रहे हैं रुपये के जो है स्ट्रॉन्ग होने के बाद लोकल पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर भी कमी देखी गई है। आई थिंक ये एक अच्छी पेशरफ्त है और इसके अंदर हमारी रुपये स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड होती है हमारे रिलेशनशिप पर, इन्फ्लेशन भी और फिर एम्प्लॉयमेंट नंबर्स भी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी। तो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमारे टाइज जो हैं वो एसोसिएटेड रहे। सही। और ऐसे साहब आखिर में कि अब ज़ाहिर है IMF के नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई करने का प्रोग्राम बन चुका है और पाकिस्तान इंटेंशन रखता है कि आगे भी IMF के प्रोग्राम को लेना है। तो अब ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं पेट्रोलियम लेवी हो या टैक्सेस हो ये अपने एक हाईएस्ट लेवल पर इस वक्त पहुँच चुके हैं, यानी मज़ीद कैपेसिटी क्या बाकी है, मज़ीद गुंजाइश इसमें बढ़ने की है या इस वक्त जिस नंबर पर ये पहुँच चुके हैं बस अब एक आम आदमी की भी बस हो गई कि इससे ज़्यादा टैक्स वो नहीं दे सकता या इससे ज़्यादा पेट्रोलियम लेवी की मद में वो एक इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे सकता? देखिए आई थिंक कि जो लेवी है उसके तो कमिटमेंट्स दिए हुए हैं वो तो बढ़ती जा रही है एंड अनफॉर्चुनेटली ऑयल प्राइसेस में 20% तक कमी देखी गई है सितंबर माह से लेके अब तक। तो वो तो हमें पूरा हमने नहीं उसके हिसाब से तो जाहिर अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से ऑयल प्राइसेस के अंदर तकरीबन 35 से 40 रुपए की कमी होनी चाहिए थी बट लेवी की वजह से जो है ये कमी हमने सिर्फ 15 रुपए की देखी है। तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमें नहीं हम इसको ट्रिकल डाउन नहीं कर सके और कॉमन सिटीजन को इसका बेनिफिट नहीं मिला। टैक्सेशन बढ़ेंगे वक्त के साथ जो है वो हमें हमारे ऑस्टेरिटी की तरफ जाना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को कम करना है, बजट जाहिर इलेक्शंस ही होगा तो बहुत ज़्यादा मेजर्स हमने लेने हैं, चैलेंजिंग स्टेप्स लेने हैं जिसके अंदर टैक्सेशन बढ़ेगा, एट द सेम टाइम हमें ग्रोथ देनी है और फिर मौके ऐसे प्रोवाइड करने के एम्प्लॉयमेंट नंबर्स भी बढ़े। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए इस वक्त एक्सटर्नल फंडिंग का भी है और फिर जाहिर है इंटरनल फंडिंग का भी है कि लोकल जो एक्सपेंडिचर्स है गवर्नमेंट उसके अंदर जो है ऑस्टेरिटी को फोकस करे, उसके अंदर कमी लेकर आए और जाहिर है उसके साथ मुल्क चलेगा। बट सर्टनली हमारी जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है इंटरेस्ट रीपेमेंट्स की या फिर जो हम इस वक्त पेमेंट। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा मेहनती साहब, आरिफ हबीब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि बड़े ज़बरदस्त इस वक्त प्रोग्राम चल रहे हैं और IMF के साथ पाकिस्तान इस वक्त बेहतर तरीके से डील कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पाक चीन तजारती ताल्लुकात में अब एक नए बाब का इजाफा हुआ है, एक नए दौर में दाखिल हो गए हैं चूँकि पाकिस्तान से खुश्क मिर्चों की पहली खेप चीन रवाना कर दी गई है। अब सिंध ने कौमी सतह पर मिर्चों की कुल पैदावार में तकरीबन 80% हिस्सा डाला है जिसकी मकदार 1,44,000 टन है। उस सिंध में मिर्च की काश्त करने वाले बड़े अजला उमरकोट हैं, बदीन, मीरपुर
खास, ठट्टा, जामशोरो, सांगर, टंडोलया, टंडो मोहम्मद खान, दादू और शिकारपुर, ये वो तमाम इलाके हैं कि जहाँ से बड़ी ज़बरदस्त काश्त होती है। और अब आगे ये मज़ीद कितना बढ़ सकती है, कितने बेहतर फिगर्स हम इससे हासिल कर सकते हैं, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। आमिर हयात भंडारा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, को फाउंडर हैं डिजिटल डेरा एंड एग्रीकल्चर रिपब्लिक के। बहुत शुक्रिया आमिर हयात, आप प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये कितनी अहम पेशरफ्त है जो कि पाकिस्तान और चीन में तिजारती सतह पर हुई है। ये इस मिर्चों की जो पहली खेप गई है, अब ये आमतौर पर साल में कितनी बार जाया करेगी और इससे पाकिस्तान कितना ज़र मुबादला कमा सकता है? देखिए, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के ज़राअत के पोटेंशियल की तो हम शुरू से ही बात करते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान का ज़राअत का पोटेंशियल बहुत है, और ये हमने देखा है कि पहली बार जो है वो एक बायलैटरल रिलेशनशिप जो पाकिस्तान का चाइना के साथ CPEC के अंडर आया, उसमें ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि पाकिस्तान में उगाई गई जो मिर्चों की फसल है वो ड्राई होकर एक्सपोर्ट हुई और उससे ज़रा मुबादला जो है वो पाकिस्तान में आया। और ये सिर्फ जो हमारे एक्सपोर्ट कंपनीज़ हैं, ये उनका किरदार नहीं है उसमें। मैं मेरे ख्याल में ये समझता हूँ कि शायद फार्मर्स का जो है वो सबसे बड़ा रोल है, और उन कंपनीज़ का जो इस प्रोग्राम के अंडर CPEC के अंडर आई और उन्होंने यहाँ पे आके इन्वेस्ट किया और जो रिलेशनशिप बिल्ड किया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, और पाकिस्तान से जो है वो एक प्रोड्यूस एग्रीकल्चर की, हमारी ज़मीन से उगी हुई, हमारे किसानों की, हमारे पानी से बनी हुई, अब वो चाइना एक्सपोर्ट हुई और हमें उसका रेवेन्यू आएगा। और ये मैं ऐड करता चलूँ कि ये सिर्फ चिली नहीं है, ये हमारे जो डॉक्टर गौहर एजाज साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि $20 अरब से ज़्यादा का पोटेंशियल है, तो उसमें सिर्फ मिर्चें नहीं हैं, आपका जो ज्वार है उसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है, आपके चावल का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और अगर हम सस्टेनेबिलिटी को मलहूज रखते हुए अगर और क्रॉप्स के अंदर जाते हैं, जिस तरह अल्फा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो पोटेंशियल है वो हमारा एक्सपोर्ट का हो सकता है। और इसमें मेरे ख्याल में हमें लोकलाइजेशन की बड़ी ज़रूरत होगी, और शायद हमें इस मौजू के ऊपर बात भी करनी चाहिए अपने काउंटर पार्ट्स से, उन स्टेट्स के साथ लाइक चाइना के साथ, कि हमें जो वो इंडस्ट्री और जो सीड की डेवलपमेंट है वो लोकल सतह पर की जाए, और पाकिस्तानी फार्मर्स और पाकिस्तानी एकेडेमिया और पाकिस्तान की मिट्टी को यूज़ करके हम मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आमिर साहब अभी इस वक्त फिगर सामने आए हैं, 1,44,000 टन ये पैदावार हुई और 1,43,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर ये मिर्चें उगाई जाती हैं। तो अब ये इस रकबे में भी इजाफा करने का सोचा जा रहा है, चूँकि चीन तो एक बहुत बड़ी मार्केट है, हम अपने नंबर्स को डबल भी कर सकते हैं आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, देखें आपका जो ये तो सिर्फ सिंध की फिगर्स हैं, आप जो पंजाब के पोटेंशियल एरियाज हैं, जो दूसरे सूबों के अंदर जहाँ पे मिर्चें उगाई जा सकती हैं, मैंने इसीलिए आपसे कहा ना, ये तो सिर्फ एक फसल की बात हो रही है, हमें दूसरी फसलों को भी देखना पड़ेगा और उन एरियाज को एक्सप्लॉइट करना चाहिए जहाँ जहाँ पे ये प्रोडक्शन हो सकती है। बिल्कुल, चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है और उस मार्केट को हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए। SIFC और जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का जो नुक्ता नज़र है, मेरे ख्याल में वो बड़ा सपोर्टिव है और हम आगे इससे बढ़ सकते हैं। ये तो सिर्फ एक स्टार्ट है, ये पहली खेप है। अब आगे देखें इसमें कितना काम होता है और किस तरह से हम इन्वॉल्व होते हैं स्टेट लेवल के ऊपर और फिर फार्मिंग लेवल के ऊपर कोलैबोरेशन करते हुए, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा आगे जाया जा सकता है। ठीक है, तो आमिर साहब ये भी बताइएगा कि ये इससे पहले चाइना ये कहाँ से इम्पोर्ट करता था, चिली और जवार और चावल, इस वक्त चाइना कहाँ से इम्पोर्ट करता है? अगर पाकिस्तान को अपनी मार्केट स्टेबल करनी है चाइना में, तो कौन है पाकिस्तान के वहाँ पर कॉम्पिटिटर्स जिनको पीछे करना होगा? देखिए, अब दूसरे जो अगर मैं बात करूं तो अगर सोयाबीन की बात कर लेते हैं या जवार की बात कर लेते हैं या अल्फा की बात कर लेते हैं, तो चाइना तो हर जगह से मंगवा रहा है जहां जहां ये हो रही हैं। उसमें एशियन कंट्रीज भी हैं, उसमें अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं, उसमें अमेरिकाज भी है। तो पाकिस्तान को जो ज़रूरत होगी वो यहाँ पे डेवलपमेंट करने की ज़रूरत होगी, और मेरे ख्याल में हमें कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा हमें अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे हम बेहतर अंदाज में, हमारा एटमॉस्फेयर बड़ा सपोर्ट करता है। करंटली अगर मैं सिर्फ जवार की बात करूं तो जवार तो सिर्फ चारे के लिए अभी इस्तेमाल होता है, तो चाइना में लेकिन जवार से बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, चारा भी है, उससे खाने की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाई जाती हैं। तो अगर हम पाकिस्तान में ये कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में कॉम्पिटिटर से ज्यादा हम ज्यादा सूटेबल मार्केट है चाइना के लिए, क्योंकि वी आर वेरी नेक्स्ट डोर टू देम। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर हयात भंडारा साहब, को फाउंडर डिजिटल डेरा एंड एग्रीकल्चर के साथ मौजूद थे। तो कह रहे थे कि चाइना चूंकि बहुत बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान इसको मजीद स्टेबिलिटी के साथ भी कैप्चर कर सकता है। और आखिर में आपको बताएं कि पाकिस्तान में बनने वाली पहली हाइब्रिड व्हीकल का भी इफ्तिताह कर दिया गया है। CEO इंडस मोटर्स अली असगर जमाली ये कहते हैं कि पाकिस्तान में बनने वाली ये पहली 1800 सीसी हाइब्रिड गाड़ी है जो 1 जनवरी से दस्तयाब होगी। हाइब्रिड गाड़ी के इस्तेमाल से 50% के करीब फ्यूल का इस्तेमाल कम हो जाएगा। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद वहाँ पर मौजूद थे जब इस गाड़ी का
इफ्तिताह किया गया। अली असगर जमाली से उन्होंने क्या गुफ्तगू की है और अली असगर जमाली ने क्या कहा है, इस गाड़ी की क्या क्या खुसूसियात बताई हैं, ये जानते हैं मुझसे। कि जो टॉप ऑफ द लाइन है इसकी प्राइस है 9849 और इसका जो मिड वेरिएंट है उसकी प्राइस है 9399। तो ये इसकी प्राइस पॉइंट है और ये गाड़ियाँ इंशाल्लाह 1 जनवरी से रोड पे होंगी। इसकी बुकिंग जो है वो डीलरशिप पे शुरू हो गई है। सबसे बड़ी चीज़ तो इसमें ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो आपकी फ्यूल कंजम्पशन को है 50% से कम कर देती है। प्लस ये जो इन्वायरमेंट के लिए जो है इसके जो इमिशंस हैं वो 35% से इमिशंस को कम कर देती है। तो हमारे मौसमियात के लिए भी, इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी है। इसमें हाइब्रिड का थोड़ा बहुत प्रीमियम ज़रूर होता है क्योंकि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी है। आई थिंक उसको अगर आप कंपेयर कर लें, मुझे भी प्राइजेज़ याद नहीं है। हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 76,000 प्लस की कैपेसिटी है ओवरऑल प्लांट की। एज सून इसकी मार्केट हमें डिमांड पर चल रहेगी, हम इसकी कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे। तो इंशाल्लाह देखिए, होप करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये गाड़ी बिके और लोगों को इसका फ़ायदा हो। अली असगर जमाली इस गाड़ी की खुसूसियात बता रहे थे जो कि इंडस मोटर्स ने तैयार की है। 1 करोड़ रुपए इसकी इब्तिदाई कीमत रखी गई है। 1 जनवरी से 76,000 के करीब ये गाड़ियाँ हैं जो कि मार्केट में आ जाएंगी। और सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि इससे जो फ्यूल है उसकी खपत में 50% की कमी आ जाएगी। यानी जो फ्यूल का खर्चा है किसी भी गाड़ी का वो 50% कम हो जाएगा। लेकिन एक आम आदमी के लिए इस वक्त 1 करोड़ रुपये की गाड़ी बहरहाल कोई आसान बात नहीं होगी। और प्रोग्राम में जाते जाते आपको स्टॉक मार्केट की सूरत हाल से भी कुछ मज़ीद अपडेट करते हैं, जहाँ गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से खासी मंदी देखी जा रही है। ये हफ्ता स्टॉक मार्केट का पिछले कुछ हफ्तों की निस्बत बेहतर नहीं जा रहा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2 कारोबारी दिनों में और फिर अगले हफ्ते में मार्केट एक बार फिर राइज करेगी और जिस तरह पहले कामयाबी के साथ ऊपर से ऊपर जा रही थी वो सिलसिला एक बार फिर जारी होगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।